हेलो दोस्तों, आई होप यू गाइस डूइंग समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे छोटे चैनल पे जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए इसे शुरू करते हैं। तो भाई आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ये हमारे प्लांट, हमारे एनिमल्स किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। थोड़ा इसका फील लेने का ट्राई करते हैं। चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि आप किसी सड़क पे जा रहे हो तो आप क्या ऑब्जर्व करने कह रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस। जैसे कि आपने एक बड़ा बंगला देखा, फिर थोड़ा आगे चले एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग देखी, फिर थोड़ा आगे चले एक छोटा सा घर देखा 1 मंजिल वाला, फिर थोड़ा आगे चले 2 मंजिल वाला, फिर एक छोटा घर आ गया। यानी क्या आपने देखा, एक सड़क पे चल रहे हो आप तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? डिफरेंट हाउसेस। ठीक है, अगर मैं आपसे वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ मेरे भाई कि आपने इन सब घरों में ऑब्जर्व करा, लेकिन आपसे मैंने पूछा कि आपने इन सब में कॉमन क्या देखा, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे वो सब मिलके बने हुए हैं, तो आपका कहीं ना कहीं आंसर होगा ब्रिक। वो ईट, वो एक बड़े घर में भी है, वो एक छोटे घर में भी है, वो एक मीडियम वाले घर में भी है। तो ईट इज़ द बेसिक जो सब घरों में होगी। तो आप समझ में आ गया। अब इस चीज़ को कनेक्ट करते हैं हमारे चैप्टर से। चैप्टर यानी कि देखो, आपने आसपास देखा कितने लाइफ प्रेजेंट है, कोई प्लांट प्रेजेंट है, कोई एनिमल प्रेजेंट है। एनिमल में कितनी वैरायटी प्रेजेंट है, प्लांट में कितनी वैरायटी प्रेजेंट है। प्लांट में एंजियोस्पर्म पड़ा होगा, जिम्नोस्पर्म पड़ा होगा, मैंगो का प्लांट, बनियन का प्लांट, ठीक है, क्रॉप प्लांट, राइस, वीट, कितने प्लांट्स आपने देखे। ऐसी एनिमल में लायन, टाइगर, ह्यूमन, कैट, डॉग, कितने एनिमल्स देखे। लेकिन अगर मैं एक सिंपल सी बात करूँ कि ये सारे लोग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किससे मिलके बने हुए हैं, आपका आंसर आएगा अगेन सेल। अगेन सेल। तो आपको समझ में आया ना कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल। भले वो दिखने में घरों की तरह कितने अलग अलग हों, भले उनका फंक्शन कितना अलग अलग हो, भले उनकी स्पेस लेने की जगह भले कितनी अलग अलग हो, लेकिन जब बात आएगी एक छोटी चीज़ जिससे सब मिलके बने हुए हैं तो वो हमारे बेचारे सेल आएगी। जैसे वहाँ पे ईट आई थी। ठीक है, तो आप कुछ बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की, इसकी हिस्ट्री, कितनी पुरानी बातें हैं कि सेल हम कल से जानते हैं या फिर आने वाले पिछले 100 सालों से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जानते हैं, किन साइंटिस्टों ने किसको डिस्कवर करा और कैसे। चलिए पहले साइंटिस्ट आते हैं हमारे मेरे भाई रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये बात आपकी कभी कभी 1665 की है, यानी बहुत साल हो चुके हैं, 400 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे उनके पास क्या था? बेस्ट माइक्रोस्कोप था। बेस्ट माइक्रोस्कोप, यानी कि रॉबर्ट हुक के पास उस टाइम का सबसे बेस्ट माइक्रोस्कोप था। माइक्रोस्कोप क्या होता है? आपको एक अलग सी दुनिया में ले जाएगा जहाँ पे आप बैक्टीरियाज, वायरसेस, बहुत सी चीज़ों को देख पाओगे जो आप सिंपल अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप क्या है? आप एक अलग से फैसिनेटिंग वर्ल्ड में घुस जाओगे जहाँ पे एक अलग ही ज़िंदगी चल रही है। ठीक है, तो इनके पास क्या था उस टाइम का, 1665 का उस टाइम का बेस्ट माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने कॉर्क को ऑब्जर्व किया। अब एक कॉर्क क्या होता है? अगर आपने फिल्म वगैरह, कार्टून वगैरह में देखा होगा, समुद्र में बोतल डालते हैं, समुद्र में बोतल डालते हैं और कुछ उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है लकड़ी का। इस टाइप की बोतल होती है करीब करीब, है ना, इस टाइप की बोतल होती है और ऊपर से ढक्कन होता है लकड़ी का, है ना, कुछ इस शेप होती है उसकी, ऐसी शेप होती है, किसकी? लकड़ी का ढक्कन होता है। फिर उसके अंदर लाइटर डाल देते हैं या फिर शिप डाल देते हैं छोटी वाली। ठीक है, तो इस टाइप का हमने पक्का इमेजिन में देखा होगा। तो ये जो ढक्कन होता है ना, इसे हम बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, अब ये कॉर्क कहाँ से बना होता है? ये कॉर्क बना होता है प्लांट के बार्क से। प्लांट के बार्क। अब प्लांट का बार्क क्या है? जो बाहर लकड़ी देखते हो ना आप, डेड वाली जो बाहर लकड़ी होती है बार्क वाली, उससे बना होता है कॉर्क। तो ये बेसिकली कॉर्क है क्या मेरा? डेड, मरा हुआ है, जिंदा थोड़ा ना, ग्रोथ थोड़ा ना कर रहा है कॉर्क। कॉर्क तो रुका, मरा पड़ा है। ठीक है, तो ये कॉर्क क्या है मेरा? डेड। तो मेरे रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को हल्की सी स्लाइस काटी, हल्की सी एक इसमें से स्लाइस काटी और क्या देखा इन्होंने? इन्होंने क्या देखा मेरे भाई? हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। यानी जब इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने क्या करा, कॉर्क के ऊपर माइक्रोस्कोप लगाया अपना, तो उन्होंने क्या देखा? बहुत छोटे छोटे सेगमेंट बन रखे हैं, छोटे छोटे कमरे जैसे बन रखे हैं, जैसे कि हनी कॉम्ब में होते हैं ना, हल्के हल्के छेद। तो ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व करा। उन्होंने बोला हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर लाइक दिख रहा है मेरे को। ठीक है, यानी उन्होंने क्या बोला? आ लिटिल रूम, छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं मुझे बहुत सारे। ठीक है, तो अगर इन्होंने लेटिन डिक्शनरी खोली, क्या बोला मैंने? आ लिटिल रूम को उन्होंने क्या देखा? लेटिन लैंग्वेज में, ऐसे इंग्लिश डिक्शनरी होती है, ऐसी डिक्शनरी होती है लेटिन लैंग्वेज वाली है। तो उन्होंने उसमें देखा आ लिटिल रूम का मतलब लेटिन लैंग्वेज में उन्होंने देखा, तो निकल के क्या आया?
सेल। लिटिल रूम का मतलब निकल के आ गया सेल। तो यहाँ से डिस्कवरी हो गई। सेल का मतलब क्या है? छोटे 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 कमरे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल का मतलब। आपके डाउट क्वेश्चन आ रहा होगा, वाई लेटिन लैंग्वेज? क्यों आप लेटिन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, इंग्लिश क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? इंग्लिश तो बहुत पॉपुलर है, क्यों इंग्लिश यूज़ नहीं कर रहे हो? इसका एक अच्छा रीज़न क्या है, क्योंकि इंग्लिश की जो डिक्शनरी होती है ना भाई, वो इवॉल्विंग होती है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, बहुत पहले एजुकेशन बोलते थे, कुछ साल पहले एजुकेशन बोलते थे, आज बोलते हैं एडुकेशन। ठीक है, पहले बोलते थे शेड्यूल, आज बोलते हैं स्केड्यूल। तो कहीं ना कहीं डिक्शनरी इवॉल्व हो रही है, आने वाले समय में कुछ और बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश डिक्शनरी क्या है, मेरी कांस्टेंट नहीं है, वो समय के साथ साथ चेंज हो रही है, उसके वर्ड की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है बार बार। तो इसलिए क्या करा हमने, लेटिन लैंग्वेज की डिक्शनरी ली, क्योंकि वो समय के साथ चेंज नहीं हो रही। सेल आज भी सेल था, 400 साल पहले भी सेल का मतलब लिटिल रूम ही था, उसे सेल ही पढ़ते थे, और आने वाले 400 साल बाद भी सेल ही रहेगा। तो रीज़न बिहाइंड हमने लेटिन लिया, क्योंकि इसकी डिक्शनरी जो होती है वो इवॉल्व नहीं कर रही होती है, लेकिन इंग्लिश की डिक्शनरी इवॉल्व कर रही होती है। ठीक है, तो अब मैं समराइज करूँ आपको। रॉबर्ट हुक ने 1665 में, उनके पास बैक्स माइक्रोस्कोप था, तो उन्होंने कॉर्क को देखा, कॉर्क में उन्होंने हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को देखा, तो उसको बोला उन्होंने लिटिल रूम, और लेटिन लैंग्वेज में देखा तो उसका मतलब निकल के आ गया सेल। सिंपल। तो उस टाइम पे वो डिस्कवरी ना इतनी बड़ी डिस्कवरी नहीं मानने लगे, इतनी बड़ी डिस्कवरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज बात करूँ तो ये एक लाइफ चेंजिंग, बायोलॉजी के टर्म में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। ठीक है, सेल के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, चलिए इसे रफ करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे भाई अभी जो मैं बताया है, ये क्या है, मेरा लिविंग सेल है या नॉन लिविंग सेल है? डिस्कवरी किसकी हुई है, सेल की हुई है, नॉन लिविंग या लिविंग? आपका आंसर होगा नॉन लिविंग, क्योंकि बार क्या, वो कॉर्क क्या था मेरा, लिविंग, नॉन लिविंग, सॉरी, कॉर्क था मेरा नॉन लिविंग, तो मेरा सेल क्या होगा, उसका भी नॉन लिविंग ही होगा। अब क्या हुआ, इसके 9 साल बाद, इनके 9 साल बाद, यानी करीब करीब 74 में क्या है, एक साइंटिस्ट आए, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, एंटोनियो वॉन ल्यूवेन। देखो स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज हो सकती है, स्पेलिंग देख लेना, लेकिन क्या बोल रहा हूँ, एंटोनियो वॉन लीवनहॉइक साइंटिस्ट आए, कब आए, 9 साल बाद। इन्होंने क्या करा, रॉबर्ट हुक से भी इम्प्रूव, रॉबर्ट हुक से भी क्या कर लिया, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बना लिया। यानी कि जो ये साइंटिस्ट थे एंटोनियो वॉन लीवनहॉक, कोई बायोलॉजिस्ट नहीं थे, कोई बड़े बायोलॉजी वाले कोई बड़े साइंटिस्ट नहीं थे। ये क्या करते थे, सिर्फ चश्मों की दुकान थी इनकी, मतलब ये लेंस बनाते थे कहीं ना कहीं। तो क्या बोल रहा हूँ आपसे, इनके पास क्या था, बेस्ट माइक्रोस्कोप। तो अपनी दुकान पे बैठे बैठे उन्होंने क्या कर लिया, रॉबर्ट हुक से भी अच्छा क्या बना लिया इन्होंने, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। यानी कि वो चीज़ देख सकते हैं जो हम और आप वहाँ पे नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं है। तो इनके पास एक अच्छा चांस है कि वो बहुत चीज़ों को डिस्कवर कर सकें, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे हैं वहाँ प्रेजेंट, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या करा, एंटोनियो वॉन लीवनहॉक ने 9 साल बाद कुछ हल्का सा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बना लिया, और उन्हें क्या देखा, बारिश हो रही थी एक बार, रेन, वो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी, तालाब से पानी उठाया, पॉन्ड से पानी उठाया, और उस पर अपना माइक्रोस्कोप लगा के देखा। तो उन्होंने क्या देखा, रॉड साइब स्ट्रक्चर, रॉड शेप के स्ट्रक्चर घूम रहे हैं वहाँ पे क्या घूम रहे हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर। अगर आप सिंपल देखोगे तालाब पानी में, हाँ गंदा दिख रहा है, लेकिन ठीक है, कुछ दिखेगा नहीं आपको। लेकिन आपने जब माइक्रोस्कोप लगा दिया तो आपको क्या दिख रहा है वहाँ पे, रॉड शेप स्ट्रक्चर। तो उसे हम जानते हैं, आज हम जानते हैं ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। तो यहाँ से क्या हुआ, एंटोनियो वॉन लीवनहॉक ने बोला कि भाई मुझे कुछ रॉड शेप स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, दिख रहे हैं बहुत सारे छोटे छोटे, तो वहाँ से कहीं ना कहीं बैक्टीरिया की डिस्कवरी हो गई। तो यहाँ से बैक्टीरिया की डिस्कवरी, जिससे हम बहुत डरते हैं, बीमारियाँ होती हैं जिससे, तो बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी, एंटोनियो वॉन लीवनहॉक। बैक्टीरिया क्या है, एक छोटा सेल। अब मुझे बताओ ये लिविंग सेल होगा, नॉन लिविंग सेल होगा? भाई मेरे तो लिविंग सेल होगा ना, बैक्टीरिया, जिंदा बैक्टीरिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ से लिविंग सेल की डिस्कवरी कर दी। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम लिविंग सेल, द आंसर इज एंटोनियो वॉन लीवनहॉक। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम सेल, रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड नॉन लिविंग सेल फर्स्ट टाइम, इज रॉबर्ट हुक।
लिविंग सेल डिस्कवर किसने करा? एंटोइन वॉन लीवनहॉक। क्यों करा? क्योंकि इनके पास इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप था 1674 में। तो उन्होंने, बारिश हो रही थी, दुकानें बैठे हुए थे, उन्होंने पॉन्ड में देखा रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है, उनका नाम दे दिया बैक्टीरिया। उनका नाम दे दिया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब ही होता है रॉड शेप्ड, रॉड शेप, ठीक है। सेल का मतलब होता है ना छोटे छोटे कमरे, वैसे बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? रॉड शेप्ड। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, इस तरफ करें, ठीक है। आपको और बात बताएं, आपको एंटोइन वॉन लीवनहॉक के पास क्या था? बेस्ट माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने आरबीसी, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उसकी भी डिस्कवरी कर दी, स्पर्म की भी डिस्कवरी कर दी उन्होंने। मतलब बहुत सी चीज़ों, बैक्टीरिया की डिस्कवरी कर दी, सेल की डिस्कवरी कर दी उन्होंने, बहुत सारे सेल्स की डिस्कवरी कर दी जिसे हम आंखों से नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या था? माइक्रोस्कोप था, उस टाइम का बेस्ट माइक्रोस्कोप था। क्या वो साइंटिस्ट थे बड़े? नहीं, लेकिन जब भी वो कर पाए, क्यों? क्योंकि उनके पास बेस्ट माइक्रोस्कोप था उस टाइम का, ठीक है। तो वही कह रहा हूँ मैं आपसे कि साइंटिस्ट होना मतलब ये नहीं कि आपका बड़ी बड़ी डिग्री हो। साइंटिस्ट होना मतलब आपने अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर सको, ठीक है, उसके बारे में सोच सको, ठीक है। चलिए अब क्या बात करते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं छोटे से, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, तो ये करीब करीब बात हो गई 1831 की। इन्होंने डिस्कवर कर दिया न्यूक्लियस। सिंपल, क्या डिस्कवर करा इन्होंने? न्यूक्लियस। याद करना भाई, रॉबर्ट हुक क्या थे? उन्होंने सेल डिस्कवर करा, नॉन लिविंग। रॉबर्ट ब्राउन क्या थे? 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर करा। देख लो कब सेल डिस्कवर हो गया? 1674। उसके करीब करीब 60 साल बाद क्या आ रहे हैं हमारे? न्यूक्लियस डिस्कवर हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं इस चीज़ को टाला गया कि ये बड़ी डिस्कवरी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हाँ, हमने जाना कि यस, दिस डिस्कवरी इज़ नॉट दैट मच स्मॉल, काफ़ी बड़ी डिस्कवरी है, तो उसके अंदर जाने लगे। क्या होना, इसके टाइम तक माइक्रोस्कोप का लेवल ही बढ़ रहा है, धीरे 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 चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे पास। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर करा? न्यूक्लियस। अब एक आएंगे पुरकिंजी। पुरकिंजी करीब करीब आप कब आएंगे? 1839 के आसपास। 1839 के आसपास इन्होंने टर्म दे दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टर्म दी इन्होंने, प्रोटोप्लाज्म। समझते हैं इसको बड़े आराम से, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या बताया इन्होंने कि प्रोटोप्लाज्म जिसके पास होगा, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास, किसी भी चीज़ के पास अगर प्रोटोप्लाज्म होगा तो वो चीज़ जिंदा होगी। अगर प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो वो चीज़ डेड होगी, उसे हम जीवित नहीं बोलेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म एक बड़ी टर्म है। आप समझते हैं प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई? प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। नहीं समझ में आया? देखते हैं। आपको अगर हल्का सा भी सेल का पता है, नहीं तो आपको चैप्टर के एंड तक आते आते प्रोटोप्लाज्म समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी मैं ट्राई करता हूँ कि सपोज करता हूँ आपको कुछ सेल के बारे में पता हुआ है, ठीक है, पता है, इसे मैं रफ करता हूँ। जैसे कि मेरा सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये क्या होता है? ये वाला पोर्शन जो सेमी लिक्विड, पूरा लिक्विड नहीं होता, एक जेल टाइप, ठीक है, जेल टाइप लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है, तो यहाँ प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसी कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, क्या बोला मैंने? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म जिसके पास है उसे बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, और वो लिविंग होगा। तो साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म जिसके पास होगा वो कहीं ना कहीं लिविंग होगा। और उसको मिला के क्या बोलते हैं? इस पूरे को मिला के क्या बोलेंगे? इसके पास एक प्रोटोप्लाज्म है, इसके पास एक प्रोटोप्लाज्म है। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। एक जनरल डेफिनेशन तो ये हो गई हमारी। चलिए इसे रफ करते हैं। तो पुरकिंजी ने 1839 में जाकर प्रोटोप्लाज्म। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, सेल थ्योरी। चलिए इसे रफ करते हैं, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है मेरे भाई, सेल थ्योरी। ये भी करीब 1839 के आसपास ही आई, 38 to 39, इन 2 सालों में इनमें काम चला, ठीक है। 2 साइंटिस्ट थे, शेल्डन एंड 2 साइंटिस्ट थे, शील्डन एंड शमान। इन्होंने सेल की थ्योरी दी। इन्होंने क्या बोला कि मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ फिर समझेंगे, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड
up of cells or product of सेल। ये स्टेटमेंट कही उन्होंने क्या बोला कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, कुछ भी, वो किससे मिलके बने हुए हैं? या तो वो एक सिंपल सेल से मिलके बने हुए हैं। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होता है? एक सिंपल सेल होता है उसके पास, ऐसे नहीं बहुत सारे सेल हों। या तो एक सिंपल सेल होंगे, या तो सेल का बहुत सारा गुच्छा होगा। यानी क्या होगा? या तो एक सिंपल सा सेल होगा, या तो प्रोडक्ट ऑफ सेल होंगे। प्रोडक्ट समझ तो मल्टीप्लीकेशन, तो बहुत सारे सेल होंगे या फिर एक सेल होगा। जैसे हमें क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल हैं, तो हम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सेल। और जैसे बैक्टीरियाज हो गए यूनिसेलुलर, जहाँ पे केवल एक सेल है, वहाँ पे क्या हो गया? मेड अप ऑफ अ सेल और अ प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो शिल्डन एंड शेवान ने थ्योरी दी 1839 में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल और अ प्रोडक्ट ऑफ सेल। लेकिन ये सेल थ्योरी ना भाई इनकम्प्लीट थी, कहीं ना कहीं क्या थी? इनकम्प्लीट। इसको कंप्लीट करने के लिए साइंटिस्ट आए, एल थ्योरी आई। तो 1855 में क्या आया? हमारे सर रुडोल्फ विरकॉफ आए। इन्होंने बोला मेरे भाई शिल्डन एंड शेवान, तुम लोग सही हो, बिल्कुल सही हो, लेकिन तुम्हारे सेल थ्योरी में थोड़ी सी गड़बड़ है, तुमने पूरी बातें नहीं बताई। तुमने सही कहा, जो कहा वो सही कहा, लेकिन पूरा नहीं कहा। क्या इन्होंने क्या करा? सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया। इन्होंने सेल थ्योरी को, यहाँ दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, सेल थ्योरी को क्या करा? एक्सटेंड करा। इन्होंने एक चीज़ कह दी कि भाई सेल है, ठीक है, आगे सेल कैसे बनेंगे? एक सेल है, उससे और सेल कैसे बनेंगे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके आगे लाइफ कैसे बढ़ेगी? तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, इस तरफ करता हूँ, ठीक है। इन्होंने बोला न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या बोला उन्होंने? जो मेरा नया सेल आएगा वो मेरे पहले से बने हुए सेल से ही निकलेगा। जो मेरा नया सेल आएगा, क्या लिखा है यहाँ पे? न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो समझते हैं कैसे? जैसे कि मेरा पहले से एक सेल था, ये मेरा सेल था, इसका ये न्यूक्लियस था, तो ये डिवाइड कर जाएगा दो सेल में, तो ये नए सेल होगा। ये क्या होगा? नए सेल। ये हो गया मेरा प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साइंटिस्ट के वर्क थे। एक बार रिकॉल करो जल्दी जल्दी। रॉबर्ट हुक 1665 क्या करा उन्होंने डिस्कवरी करी आ नॉन लिविंग सेल। फिर आए एंटीवन वॉन लीवनहॉक 1674, उन्होंने क्या करा? एक लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। फिर क्या है हमारे यहाँ पे? रॉबर्ट ब्राउन 1834 के अप्रॉक्स करा होगा कुछ काम, उन्होंने क्या करा? न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। उसके बाद आए हमारे फ्रिकंजी, उन्होंने क्या डिस्कवर करा? हमारा प्रोटोप्लास्टम। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए शिल्डन एंड शेवान 1839 में, उन्होंने क्या बात करी? सेल थ्योरी दी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड अ प्रोडक्ट ऑफ सेल। इस थ्योरी को आगे बढ़ाया गया 1855 में। क्या बोला गया? रुडोल्फ विरकॉफ के थ्रू a new cell is arise from pre-existing cell। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके एनसीईआरटी बोलती है अनियन पील का एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अनियन बल्ब लिया, अब मैंने क्या अनियन लिया, उससे एक छोटा अनियन लिया, ठीक है। एक क्या लिया? एक छोटा सा अनियन लिया, उसकी एक छोटी स्लाइस काटी, स्लाइस काट के पानी में रखा, ठीक है, पतली स्लाइस काटी, फिर उसको वॉश ग्लास में रखा, ठीक है। जो आप एक्सपेरिमेंट में करते हो अपने लैब में, स्कूल्स में, तो आपने उसके ऊपर सैफरिन सोल्यूशन डाला, उससे करा और उसमें माइक्रोस्कोप में देखा। यानी एट द एंड क्या करा आपने? एक अनियन बल्ब में से एक स्लाइस काटी, थिन स्लाइस, पतली सी स्लाइस काटी, और उसे कहाँ देखा आपने? माइक्रोस्कोप में। आपने जब माइक्रोस्कोप में देखा तो आपने कुछ इस तरीके की चीज़ें ऑब्जर्व करी आपने कुछ इस तरीके के सेगमेंट्स, यानी कि ये आपने ऑब्जर्व किया। क्या है ये आपने देखा कि बहुत सारी रिपीटेशन हो रही है एक चीज़ की बहुत सारी रिपीटेशन हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? सेल। यानी कि ये अनियन बील क्या है? किससे मिलकर बना होगा? बहुत सारे सेल। तो एक तरीके एग्जाम्पल है, जहाँ मैंने कॉर्क में बताया था वही चीज़ आप प्लांट में आप देख रहे हो, लिविंग वाले पार्ट में। तो देख रहे हो क्या चीज़ बनी हुई है? माइक्रोस्कोप से देखा कि बहुत सारे सेल। अब यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है ठीक है, ये मैंने छोटा वाला लिया था अनियन, अब मैं लेता हूँ बड़ा अनियन। यानी कि अब मैंने लिया एक बहुत बड़ा अनियन, और जब मैंने इसकी स्लाइस काटी, थिन स्लाइस काटी इसकी, और इसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो भी मुझको यही मिला।
तो भी मुझको यही चीज़ मिली। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने छोटा अनियन लिया उसकी थिन स्लाइस काटी, फिर उसमें माइक्रोस्कोप में देखा तो ये वाला स्ट्रक्चर मिला देखने को माइक्रोस्कोप से, और जब मैंने बड़ा अनियन लिया उसका माइक्रोस्कोप से देखा तो भी यही स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो इसका मतलब किसी साइज पे डिपेंड नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा उसके अंदर के सेल चेंज हो जाएंगे, नहीं मेरे भाई। उसका नंबर चेंज हो सकता है, यस, कि यहाँ पे 10 थे तो यहाँ पे 20 हो गए, ठीक है, उसका नंबर चेंज हो सकता है। कोई इंसान बड़ा है तो उसमें ज़्यादा सेल्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ से कि साइज़ पे मैटर नहीं करता कि वो किस चीज़ से मिला हुआ है, कि साइज़ अनियन छोटा ले लो या बड़ा ले लो, अंदर की चीज़ जिससे मिलके बनी हुई है वो आपका सेल ही रहेगा। और ये एग्जांपल केवल हम ह्यूमन का भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से खाल हटाऊँ चिक से और इसे माइक्रोस्कोप में देखूँ तो भी आपको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन हल्का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पे सेल वॉल होगी, आगे पढ़ेंगे तो आप सीखोगे कि प्लांट्स में क्या होती है, सेल वॉल होती है, और एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। और रीज़न पूछेंगे ऐसा क्यों होता है कि प्लांट में सेल वॉल हमारे में क्यों नहीं, भाई हमने क्या कर दिया ऐसा, तो उसका रीज़न भी हम आगे क्लासेस में देखेंगे। चलो इसे रफ करते हैं कि आपका अनियन बल्ब हो गया। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, कोई साइज़ पे मैटर नहीं करता। तो आपका समझ में आ गया आपका, ठीक है, डिस्कवरीज हो गई हमारी, और कहीं ना कहीं हमने जान लिया कि यस ऑल प्लांट एनिमल्स वट एवर इज दिस, अगर वो लिविंग है तो किससे मिलके बना होगा, सेल से मिलके बना होगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है दो चीज़ों की, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनि माने वन और सेलुलर माने सेल, मल्टी माने मैनी और सेलुलर माने सेल। यानी यूनिसेलुलर के ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर केवल एक ही सेल होगा, एक ऐसा घर जो केवल एक ही ईंट से बना हो, बहुत छोटा होगा ना, बहुत दिखता भी नहीं होगा, ठीक है, एक ऐसा घर जो केवल एक ईंट से बने होगा उससे बोलेंगे यूनिसेलुलर। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बने। तो ये आपको क्या दिखाता है कि यहाँ पे केवल एक ऑर्गेनिज्म किससे बना होगा, ओनली वन सेल से बना होगा। एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल अमीबा, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, अमीबा, पैरामीशियम, और एग्जाम्पल आपके बोल सकते हैं कैलमाइडोमोनास। पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, कैलमाइडोमोनास हो गया, बैक्टीरियाज हो गए बहुत सारे, वो किससे मिलकर बने हुए हैं, वो सिंपल एक सेल से बने हुए हैं। अमीबा केवल एक सेल से बना हुआ है, लेकिन जब भी वो लिविंग है, हमारे पास इतने सारे सेल हैं, हम भी लिविंग हैं, उनके पास एक सेल है जब भी लिविंग है। तो इससे आप क्या सीख सकते हो कि यस अगर आपको जिंदा रहना है तो कम से कम आप पे एक सेल होना चाहिए, कम से कम आप पे एक सेल होना चाहिए अगर आपको जिंदा रहना है। अगर एक सेल से छोटी कोई चीज़ हो गई, जितना सेल होता है उससे कुछ छोटी चीज़, उससे थोड़ी कम चीज़ हो गई, तो वो लिविंग नहीं कहलाएगी मेरे भाई। तो आपको अगर जिंदा रहना है तो कम से कम एक यूनिट चाहिए, उसे बोलते हैं हम सेल। तो यहाँ पे केवल कम से कम कितना है, एक अमीबा में, पैरामीशियम में, कैलमाइडोमोनास में, बैक्टीरियाज में केवल एक सेल से बने हुए होते हैं। जब भी वो जिंदा है सारे काम कर सकते हैं, सांस ले भी सकते हैं, सांस छोड़ भी सकते हैं, खाना ले भी सकते हैं, खाना बाहर भी निकाल सकते हैं। कौन कर रहा है सारे काम, एक यूनिसेलुलर। हाँ फंक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, फंक्शन उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इतने इवॉल्व नहीं होंगे वो लोग, लेकिन जिंदा तो होंगे, ठीक है। मल्टी सेलुलर में क्या होगा, जैसे कि हम लोग वहाँ पे बहुत वैराइटीज ऑफ सेल्स होंगे, हर सेल अपने अपने काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ मैनी सेल्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सेल। तो बोला था ना शिल्टन एंड शेवाल ने सेल थ्योरी में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ अ सेल, जैसे कि यहाँ पर, और अ प्रोडक्ट ऑफ सेल, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, मल्टी सेलुलर में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इसका मतलब क्या है समझते हैं। यहाँ पे काम को बांटा जाता है, समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं आपका, जैसे कि आपके स्कूल में प्रोजेक्ट है, आपके पास क्या है 10 बच्चों का ग्रुप है, 10 बच्चों का ग्रुप बांट दिया, 2 ग्रुप बांटे 10 बच्चों के, 10 बच्चे यहाँ पे, 10 बच्चे यहाँ पे। ग्रुप नंबर ए ने क्या किया, तुम 10 बच्चे हो तो स्टार्टिंग के 2 बच्चे जो जानते हैं मार्केट की वैल्यू, मतलब कहाँ दुकान अच्छी है, कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी मिलती है, जो बार्गेनिंग करना जानते हैं, थोड़ा प्राइस में बार्गेनिंग करना जानते हैं, वो जाएंगे सामान इकट्ठा करने। कोई प्रोजेक्ट मिला होगा काम करने के लिए, वो जाएंगे सामान लेने, ठीक है। और बचे हुए 5 बच्चे कहीं ना कहीं सबसे पैसे इकट्ठा करेंगे, फाइनेंशियली देखेंगे कि यस 5 बच्चे पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। 5 बच्चे छोड़ो, 3 बच्चे देखेंगे पैसा, तो 5 बच्चों में काम हो गया। 2 बच्चे क्या कर रहे हैं मेरे, बाहर काम देख रहे हैं, 3 बच्चे कर रहे हैं पैसा वाला काम कर रहे हैं, और बच्चे को 5 बच्चे में से 2 बच्चे क्या है, दिमाग तेज है, वो बनाने में तेज है, तो वहाँ पे वो वाला काम कर रहे हैं कि तुम भाई बनाना बैठ के। बचे हुए 3 बच्चे क्या है, बोलने में तेज हैं, समझाने में तेज है, तो वो बोलेंगे प्रेजेंट करेंगे हम उसको। हाँ तो क्या हुआ, इन 10 बच्चों को काम बढ़ गया, कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई पैसे देख रहा है, कोई
काम कर रहा है और कोई प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं अच्छा काम होगा, क्योंकि यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। अब सेकंड ग्रुप पे आते हैं, ग्रुप नंबर बी पे। यहाँ पे 10 के 10 बच्चे मार्केट जाएंगे, 10 के 10 बच्चे काम करेंगे, 10 के 10 बच्चे प्रेजेंट करेंगे, 10 के 10 बच्चे पैसे वाला मामला भी देखेंगे, क्योंकि घपड़ा तो कोई नहीं कर देगा। तो बताओ यहाँ पे अच्छा कहाँ पर होगा, ए वाला बी वाला? आपका आंसर होगा ए वाला, क्योंकि वहाँ सिस्टम दिख रहा है आपको, यस ये वाला काम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो जिसमें बेस्ट है उसको वो काम मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया इस ग्रुप में। और जैसे ही डिवीजन ऑफ लेबर हुआ तो आपका काम इंप्रूव हो गया, अच्छा दिखा, ठीक है, प्रेजेंटेशन वाले भी अच्छे लोग दिखे। हाँ, तो मल्टी सेलुलर वाले में क्या हुआ कि कुछ सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यूज बना रहे हैं। कुछ सेल मिलके बोल रहे हैं मेरे भाई, इसे मैं रफ यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ सेल्स मिल गए, कुछ सेल्स मिल गए और उन्होंने क्या बना दिया, टिश्यूज। कि जैसे कि आपने देखा होगा कनेक्टिव टिश्यू है ना, बहुत सारी चीज हो, स्केलेटल टिश्यू। तो कुछ सेल्स मिल गए मेरे, सेम सेल्स मिल गए और क्या बनाए, टिश्यूज बन गए। और टिश्यूज के बाद जब बहुत सारे टिश्यूज मिले, कि टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, बहुत सारे टिश्यूज मिलके बनाएंगे ऑर्गन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। समझते हैं इस चीज को। जब मेरे बहुत सारे सेल्स मिले तो टिश्यू बन गया, ठीक है। जब मेरे बहुत सारे टिश्यू मिले तो ऑर्गन बन गया। जैसे कि मैं बात करूं, सेल्स मिले टिश्यू, टिश्यू में मिले तो ऑर्गन। जैसे कि पेट के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होते हैं और टिश्यूज के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो अब टिश्यू मिले, जैसे कि अब ऑर्गन मिलेंगे तो क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम बने। जैसे स्टमक बन गया, इंटेस्टाइन बन गया और मेरा ईसोफेगस, माउथ, सारी चीज मिल गई तो क्या बन गया, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी की, मेरा नेसल पैसेज, ट्रेकाई, लंग्स वाला पार्ट, ये सब मिल गया, अलग अलग ऑर्गन मिल क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब आपका डिवीजन ऑफ लेबर, कि भाई पचाने का काम, खाना को पचाने का काम कौन करेगा, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम करेगा, ठीक है। कुछ सोचना है, कुछ दिमाग लगाना तो कौन करेगा, ब्रेन करेगा मेरा। कुछ मुझे सांस लेनी है तो वो करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेगा। वेस्ट को बाहर निकालना है तो कौन करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम करेगा। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, हर कोई काम, हर सेल सब कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे कुछ सेल्स काम करेंगे डाइजेशन का, कुछ सेल करेंगे रेस्पिरेशन का, कुछ करेंगे एक्सक्रीशन का। जो मतलब है क्या हो गया यहाँ पे, डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे हर सेल हर काम नहीं करेगी, यहाँ पे होगा डिवीजन ऑफ लेबर। जो बेस्ट है कि यहीं कहीं ना कहीं सिस्टम दिख रहा है आपको। जैसे कि यहाँ पे देखा एग्जांपल में कि यहाँ 10 बच्चे हर काम नहीं कर रहे, जो जिस चीज में अच्छा है, जिस चीज के लिए बना है वो काम कर रहा है। आई होप क्लियर होगा। इस पे हम और बात करेंगे सेल के अंदर का डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। खाना कहीं और बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रही है, पैकेजिंग कहीं और गोल्गी एपरेटस में होती है। वेस्ट निकालना है, वेस्ट को निकालना लाइसोसोम की फॉर्म में निकाल देंगे। प्रोटीन बनना होगा तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रफ वाले में जाएंगे। लिपिड बनाएंगे तो कहीं और। तो मतलब सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो उसकी बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे डिटेल में सेल ऑर्गेनल्स। तो अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं शेप एंड साइज की। इसका मतलब कि सारे सेल क्या एक ही शेप के होते हैं, या फिर उनको शेप होती है वो फिक्स्ड होती है या फिर चेंज होती रहती है। क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि सेल तो ठीक है, सेल क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारे सेल उससे बना हुआ है, स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी, ठीक है। लेकिन क्या सब सेल सेम होते हैं दिखने में, प्लांट के, एनिमल के, डिफरेंट एनिमल में? अगर डिफरेंट होते हैं तो एक कांस्टेंट होते हैं कि जैसे हैं वैसे ही रहेंगे पूरी जिंदगी भर, उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बात करने जा रहे हैं, शेप एंड साइज की। शेप एंड साइज की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहा हूं मैं। शेप एंड साइज डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कौन सा कर रहा है सेल। शेप एंड साइज डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कौन सा कर रहा है सेल, ठीक है। अभी इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पहला एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। अमीबा कितने सेल से मिलकर बना हुआ है, मैंने बताया था अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर, तो एक सेल से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे उसको एक्सक्रीशन भी खुद करना है, इंजेक्शन भी खुद करना है, खाना भी खुद खाना है, बाहर भी खुद निकालना है, हवा भी लेनी है, बाहर हवा भी निकालनी है। यानी कि सारे काम किसको करने, बेचारे एक सेल को करने हैं, बेचारे एक सेल को करने हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल की शेप क्या हुई, चेंज होती रहती है। यहाँ पे खाना आएगा तो कुछ खाने के लिए कुछ करेगा, क्योंकि बेचारे एक ही सेल को सब कुछ काम करना है। तो यहाँ अमीबा में क्या होती है, सेल की शेप चेंज होती रहती है। सेल की शेप कैन बी चेंज। अभी कुछ और है, जब कुछ और काम करना होगा तो कुछ और हो जाएगी, जब कुछ और काम करना होगा तो कुछ और हो जाएगी शेप। समझ में आ रहा है कि अमीबा की शेप चेंज होती रहती है। लेकिन कुछ एनिमल्स, प्लांट, जैसे कि हम लोगों में सेल की शेप क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या बोल रहा हूँ, सेल की शेप कैसी होती है मेरी, कांस्टेंट होती है। जरा इसको समझने की ट्राई करते हैं। देखो मेरे भाई, सेल की शेप कांस्टेंट कैसे हुई। हाँ
सेल की शेप कांस्टेंट कैसे हुई? सेल की शेप कांस्टेंट इन द सेंस मैं बात कर रहा हूँ कैसा वो फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूँ विलय, आपने पढ़ा होगा विलय स्मॉल इंटेस्टाइन पे जो लास्ट में होते हैं ना ऐसे स्ट्रक्चर, पढ़ा होगा आपने आके। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, इन्हें बोलते हैं विलय। यहाँ पे जहाँ खाना एब्जॉर्ब करती है, हमारी बॉडी खाने को एब्जॉर्ब करती है, तो वहाँ पे सेल कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिससे ज़्यादा सरफेस एरिया हो जाए, जिससे मेरा ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाए, ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा खाना एब्जॉर्ब, तो कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। इसलिए क्या करा, वहाँ के सेल ने कुछ इस तरीके से इवॉल्व कर गए। अब क्या हुआ, मान लीजिए मेरे यहाँ पे कुछ चोट लगी, कुछ यहाँ पे मैंने करंट लगा मेरे को, तो करंट लगेगा तो मैं अपना हाथ हटाऊंगा ऐसे, है ना। तो वो हट क्यों रहा है? क्योंकि हाँ, जब मैं करंट लगा तो जो मेरे अंदर नर्व सिस्टम है, नसें हैं, तो वो मेरे यहाँ पे इम्पल्स जनरेट करेंगे, दिमाग में भेजेंगे, दिमाग बोलेगा भैया हाथ खींचो बाहर, तो मेरा हाथ ऐसे हटेगा। तो मान लीजिए वो पैर में करंट लगा, मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट में करंट लगा, उसको वहाँ से सीधे ब्रेन तक जाना है, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक जाना है आपको। तो वहाँ पे क्या चाहिए? बड़े बड़े सेल्स चाहिए, जो पूरी बॉडी में तार की जगह पहले हों। तो वहाँ पे क्या बने? नर्वस सेल। क्या बने? नर्व सेल्स। उनकी शेप कैसी होती है? उनकी शेप आपकी कुछ इस तरीके की होती है। उनकी शेप किस तरीके की होती है? इस तरीके की होती है। इतने लंबे क्यों? क्योंकि उन्हें पूरी बॉडी में फैलना है। ये इस तरीके की क्यों? क्योंकि इन्हें खाना एब्जॉर्ब करना है, सरफेस एरिया बढ़ा दिया। ये इतने लंबे क्यों हुए? क्योंकि इनको पैर से लेकर सर तक जाना है और डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाना है, हर एक सेल तक जाना है। तो यहाँ से क्या हुआ, इनकी लेंथ को लंबा कर दिया गया। अगर मैं बात करूँ स्पर्म की शेप कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, इस तरीके की। अब ये इस तरीके क्यों हुआ? क्योंकि इसे मूवमेंट करना है, इसे मोटाइल आगे जाना है। तो क्या हुआ, इसे मोटाइल करना है, तो इसकी शेप इस तरीके की हो गई। यानी कि सेल की शेप चेंज होगी। ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। यानी कि सेल की शेप कांस्टेंट है, लेकिन चेंज कर रही है वो कौन सा काम कर रहे हैं। वो मूवमेंट का काम कर रहे हैं तेज वाला, तो ऐसी रहेगी। अगर वो पूरे फैलने का काम कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके की होगी, कुछ एब्जॉर्व कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके की होगी। यानी कि सेल की शेप एंड साइज किस पे डिपेंड करती है मेरे भाई? वो डिपेंड करती है उसके फंक्शन पे, वो कौन सा काम कर रहे हैं। समझ में आया मेरे दोस्त? समझ में आया ना? सेल की शेप और साइज, शेप कैसी होगी, साइज कैसा होगा उसका, वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन के ऊपर। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, तो हमने यार कुछ जान लिया सेल के बारे में कि व्हाट इज़ सेल, एक्चुअली में सेल क्या है, उसके बेसिक पैरामीटर्स के बारे में जान लिया, डिस्कवरीज के बारे में जान लिया, और उसका शेप, साइज, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर हमने कंप्लीट कर लिया विद बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो आप पार्ट 1 हमारा ये कंप्लीट होता है, तो पार्ट 2 में मिलता है जब तक आपके लिए। लेकिन लास्ट में कुछ बात कहूँगा, प्लीज़ अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, मतलब कुछ भी आपको समझ में आया होगा, आपके ज़िंदगी में कुछ आपके इस चैप्टर रिलेटेड कुछ भी क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट, कुछ वैल्यूज़ ऐड हुई होंगी, तो प्लीज़ मेरे भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त। एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अभी मैं इतना पॉपुलर नहीं हूँ, मेरा पहला वीडियो है एज यू नो गाइज। तो शेयर करना आप जितने मेरी वीडियोस व्यूज़ आएंगे वो सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इतना शेयर करते हो अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, और बताते हो यस, ठीक है। तो एट द एंड यही बोलना चाहूँगा, हेल्दी रहिए, स्टे सेफ, एंड विशिंग यू आर वेरी ग्रेट सक्सेस अहेड। ओके, बाय बाय।